Hello everyone, this is Sajal Gupta here and I welcome you all to my YouTube channel. You all might be thinking that what we are going to do here, right? Well, I have created this channel to bring in front of you some special civil engineering topics in which students generally face difficulties to deal with. The topics that you guys ask me in the comment section will also be covered by me on your demand. My main aim is to cover the theory part of the topics in detail so that you can crack the numericals part as well for various competitive exams. And I assure you that the knowledge that you will be getting here is something which you cannot find easily on YouTube anywhere else. So without much ado, let us start with our first topic, that is from the geotechnical engineering, and the name of the topic is classification of soils, as you can see it written here. So the first question comes to our mind that why to classify soils, right? हमारे टॉपिक में हमारे सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ होगा, किसी रीज़न से ही हुआ होगा, कुछ सोच समझ के कि क्यों हमें सॉइल को क्लासीफाई करना है, किस लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है. तो अगर किसी एक लेमैन की लैंग्वेज में हम देखें कि तो उसमें होता क्या है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हर किसी को पता होता है कि ये रेत है, ये बजरी है, इस तरीके से. बट अ गुड सिविल इंजीनियर इज़ द वन who has sound knowledge about the soil classification. For example, you are working in some dam project and the project is for monitoring and coordination works. So ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप लोगों को लैब की रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी होती हैं और वो वेरीफाई करानी होती हैं. तो अनलेस आपको सॉइल का टाइप ही मालूम नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं पता है कि वो सॉइल CI है, CL है, CH है, किस टाइप की सॉइल है, ML, जो भी हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में सारा कुछ वो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो आप वेरीफाई कैसे करोगे अगर वही नहीं मालूम होगा. एंड इनफैक्ट डैम के प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो बीच में सॉइल होती है, हार्टिंग सॉइल उसको बोलते हैं, तो उस सॉइल में डैम में बीच में हार्टिंग सॉइल में डलती है क्ले टाइप की सॉइल, और जब हम थोड़ा सा आउटर बॉडी की तरफ आते हैं तो वहाँ पे डलती है सैंडी सॉइल. तो इसलिए हर तरह की सॉइल की हमको जानकारी होनी चाहिए. और टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो उसको बोल देते हैं हम क्लासिफिकेशन. थोड़े से टेक्निकल वर्ड इन्वॉल्व हो गए क्योंकि उसमें. और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, गेट और ईएस एग्जाम्स में से क्वेश्चन भी आते हैं. सो let us start now. So before studying this topic, first of all we should know about the basic sizes of four types of soils, that is clay, which is represented by C, sand, which is represented by S, silt, which is represented with M, and gravel represented by G. The size of the clay is less than 2 microns. The size of silt is 2 micron to 75 microns, and the size of the sand is 75 micron to 4.75 mm, and the size of gravel is 4.75 mm to 80 mm. बेसिक सिविल इंजीनियर्स को जो एक बेसिक जानकारी के लिए ये चार साइजेस तो बाय हार्ट याद होने ही चाहिए. तो जस्ट यू हैव टू लर्न दिस. इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है. फिर बात करते हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन को. अब स्टार्ट करते हैं कैसे स्टार्ट होता है. सबसे पहले हम एक सीव एनालिसिस टाइप का सैंपल क्रिएट करते हैं. ऐसे यहाँ पे एक साइज़ आता है 75 माइक्रोन का, यहाँ पे एक साइज़ आता है 4.75 mm का. एंटायर सैंपल को हम इन सीव से पास करवाते हैं. ठीक है. अब होता क्या है कि कुछ सैंपल होगा जो यहाँ से पास कर रहा है, वो तो क्या होंगी, फाइननेस वाली. कुछ होंगी यहाँ पे ऐसे करके रिटेन कर गया है 75 माइक्रोन पे. कुछ पार्ट होगा जो 4.75 mm के ऊपर रिटेन कर गया है. अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि 75 माइक्रोन और 4.75 mm ही क्यों लिए. क्योंकि ये वाला जो साइज़ है ना, ये साइज़ है सैंड का. इससे हमको पता चल रहा है कि ये दोनों के बीच में अगर कोई है तो वो सैंड है. इसके ऊपर ऊपर अगर कुछ है तो वो ग्रेवल है. नीचे नीचे जो आ रहा है सारा का सारा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, क्ले है या फिर सिल्ट है. ये क्लियर हो गया यहाँ से. अब स्टार्ट करेंगे स्टेप 1. स्टेप 1 में जब हम इसमें बात करते हैं, एक सेकेंड. हाँ, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं सीव एनालिसिस के रिजल्ट्स में हमको ये दिखता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50% सॉइल जो है हमारे पार्टिकल्स वो रिटेन हो रहे हैं 75 माइक्रोन सीव पे.
इसका ये मतलब हुआ सिंपल सा कि सॉयल है, ये बात तो कंफर्म हो गई है कि सॉयल कोर्स ग्रेन्ड है, मतलब या तो ये सैंड है या फिर ये ग्रेवल है। ये बात तो क्लियर हो गई क्योंकि 50% से ज़्यादा 75 माइक्रोन पे रिटेन हो गए हैं, इसके ऊपर 75 माइक्रोन के ऊपर 50% से ज़्यादा पार्टिकल हैं, तो मतलब इसकी कोर्स ग्रेन वालों की मेजॉरिटी है, फाइननेस कम है। फिर हम चेक कर लेंगे सिंपल कि अगर ग्रेवल ज़्यादा है मतलब 75 माइक्रोन से 4.75 के बीच में तो सैंड होगी, और 4.75 से ऊपर है तो ग्रेवल होगी, वो सिंपली चेक कर लेंगे। तो अगर ग्रेवल डोमिनेट कर रहा है सैंड से तो इसको हम बोल देंगे कि सॉइल ग्रेवल है जी। अगर सैंड डोमिनेट कर रहा है ग्रेवल से तो उसका मतलब सैंड ज़्यादा है, और उसको हम बोल देंगे सैंड है एस, सिंपल। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा अब इस सॉइल के अंदर ग्रेवल है और सैंड है, ये सब तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोर्स ग्रेन थी, और कोर्स ग्रेन के अंदर उसमें भी क्या है, ग्रेवल है या सैंड है, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर फाइननेस भी है, थोड़ी थोड़ी क्ले भी है, थोड़ी थोड़ी सिल्ट भी है, सब कुछ है। तो उसको पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी चेक द परसेंटेज फाइननेस। परसेंटेज फाइननेस में कैसे होता है, इसमें कुछ ऑब्जर्वेटरी डाटा होता है कुछ। ये परसेंटेज फाइननेस अगर हमारी लेस देन 5% है तो क्या करेंगे हम चेक करेंगे CU एंड CC, ये बेसिक यूज टर्म्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है तो हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि जो हमारी सैंड या ग्रेवल जो भी आई है ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, सिर्फ इतना ही चेक करेंगे। CU हमारा होता है D60/D10, CC हमारा होता है D30²/D60 × D10। अब कैसे पता चलेगा कि ये सैंड या ग्रेवल जो हमारा आया है ये वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है? तो उसके लिए ये डाटा होता है कि मतलब या तो ये ग्रेवल जो होगी ये ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगी, या फिर ये ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड होगी, फिर या फिर सैंड है। अगर सैंड थी तो ये सैंड या तो वेल ग्रेडेड होगी या फिर ये सैंड पुअरली ग्रेडेड होगी। ये पता करने के लिए अब क्या करेंगे, GW हम इसको बोलेंगे, GW सैंड मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल है कब, अगर CU ग्रेटर है 4 से और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है। अगर ऐसा है, ये कंडीशन है, तो ये ग्रेवल वेल ग्रेडेड होगी। और अगर पुअरली ग्रेडेड कब होगी, अगर CU, इसका उल्टा कर दो सिंपली, लेस देन 4 है और CC 1 से 3 में ना होके किसी और रेंज में है, CC एनी अदर रेंज, 1 और 3 में ना होके किसी और रेंज में है, तो ये ऐसे होगा। फिर अगर वो सैंड थी तो सैंड में भी या तो वेल ग्रेडेड होगी या पुअरली ग्रेडेड होगी। ये पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका CU चेक करेंगे। अगर ये CU ग्रेटर देन 6 है तो हमारा जो और ये CC 1 से 3 के बीच में है तो ये सैंड कहलाएगी वेल ग्रेडेड, और पुअरली ग्रेडेड और एल्स अदरवाइज पुअरली ग्रेडेड। तो ये तो होगा डाटा जो हमको याद रखना है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने के लिए कि CU की CC तो दोनों में कॉमन है, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, तभी ये वेल ग्रेडेड होती हैं। अब सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्रेवल है और सैंड है, ग्रेवल में CU की वैल्यू कितनी होती है ये याद रखना है, और सैंड में CU की वैल्यू कितनी होती है उसको वेल ग्रेडेड मानने के लिए। तो उसका ट्रिक ये होता है कि ग्रेवल के अंदर होते हैं 6 लेटर्स, और जिसके अंदर 6 लेटर्स हैं उसका CU 6 नहीं है, उसका CU 4 है। फिर आते हैं सैंड पे, सैंड के अंदर होते हैं 4 लेटर्स, तो जिसके अंदर 4 लेटर्स हैं उसका CU 4 नहीं है, उसका CU है 6। तो ये जस्ट एक माइंड मैप है और कुछ नहीं, एक एग्ज़ाम के लिए याद रखने के लिए। फिर हम बात करते हैं
सेकंड केस हमारा, अगर परसेंटेज फाइननेस, ये परसेंटेज एफ जो लिख रहा हूँ इसका मतलब है परसेंटेज फाइननेस, ये ग्रेटर देन 12% है हमारे पास। इस केस में क्या करते हैं, मतलब अब हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइननेस है ना ये बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब हमें वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब होगा सिर्फ इसके आईपी वैल्यू से। चेक द आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है इस टॉपिक में, जिसमें क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज आएंगी तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना सब। तो इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे एक सिंपल से एक प्लास्टिसिटी चार्ट के नाम से आप सबने सुना होगा, तो उस सब में जाने की ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में, क्योंकि वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है और ना ही उससे कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। सिंपली जस्ट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो कोई आपको प्लास्टिसिटी चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल जो मैं बताऊँगा बस उतना ही आप देखना, तो हर क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। ये प्लास्टिसिटी चार्ट होता क्या है, इधर एक आईपी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और इधर होता है हमारा एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट सॉरी। तो एक होती है यू लाइन, बस अभी लिख रहा हूँ यू लाइन, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, इसके बारे में जस्ट बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा थोड़ा सा क्या है। एक होती है हमारी ए लाइन। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो अभी इतना कुछ भी नहीं सोचना है कि ये सब क्या है, ए लाइन वगैरह सब थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, सिर्फ इतना याद रखना है आईपी ऑफ ए लाइन की एक इक्वेशन होती है, वो होती है 0.73 इंटू WL माइनस 20, 0.73 इंटू WL माइनस 20, ये याद होना चाहिए सबसे पहले तो। फिर और IP U लाइन का, इसकी एक इक्वेशन होती है IP U लाइन, इसकी एक इक्वेशन होती है 0.9 इंटू WL माइनस 8। ये अगर ना भी याद रखो तो भी चल जाएगा, लेकिन IP ऑफ ए लाइन ये हमको याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे ही बनने वाले हैं। फिर दो एक लिक्विड लिमिट की वैल्यूज होती हैं कुछ, एक होती है 35, एक होती है 50, एक होती है 29.6, कुछ ये वैल्यूज़ हैं जो याद रखनी है, बस अभी बताऊंगा सब ये क्या चीज़ है। फिर और एक आईपी की कुछ दो वैल्यूज़ होती हैं, आईपी की दो वैल्यूज़ कुछ होती हैं, एक होती है 4, एक होती है 7, ये भी सब बताऊंगा अभी क्या है क्या नहीं। इसमें इस डायग्राम को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर हमारी सॉयल का आईपी ऑफ ए लाइन से ज़्यादा है, मतलब आईपी ए लाइन से ज़्यादा है, यहाँ पे हमारी सॉयल लाई कर रही है मतलब ए लाइन के ऊपर, तो मतलब थोड़ा सा क्लेइश टाइप की सॉयल है, क्ले डोमिनेट कर रही है। अगर आईपी ए लाइन के नीचे है तो हमारी सॉयल जो है ना थोड़ी वो सिल्टी टाइप की है, वहाँ पे सिल्ट डोमिनेट कर रही है। इतना बस थोड़ा सा एक आइडिया हमको होना चाहिए। अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, प्लास्टिसिटी चार्ट आप लोगों ने देख लिया है सिंपल। अगर IP लेस देन 4 है, सो सिंपली नो नीड टू चेक ए लाइन। अगर IP हमारा सॉयल का 4 से कम है तो हमें IP ऑफ ए